जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 लेक्चर नंबर 71। टॉपिक हमारा चल रहा है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि किसी भी एक कंपनी को अपनी डेली ट्रांजैक्शंस में कितनी तरह के रिस्क को फेस करना पड़ता है। हमने स्टडी किया कमोडिटी रिस्क, हमने स्टडी किया इंटरेस्ट रेट रिस्क, हमने स्टडी किया एक्सचेंज रेट रिस्क। इसके बाद एक्सचेंज रेट रिस्क को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, 4 स्ट्रेटजीज हैं, 4 हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं एक्सचेंज रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए। पहली स्ट्रेटजी फॉरवर्ड, दूसरी स्ट्रेटजी फ्यूचर्स, तीसरी स्ट्रेटजी मनी मार्केट और फोर्थ ऑप्शंस। फॉरवर्ड में हमने क्या सीखा, फॉरवर्ड में क्या करते हैं हम कि आज के दिन हम ट्रेडर बैंक के साथ रेट एग्री कर लेते हैं कि जब हमें 3 महीने 4 5 6 महीने के बाद कोई भी पेमेंट रिसीव होगी तो वो हम बैंक के साथ इस स्पेसिफाइड एग्रीड रेट के ऊपर एक्सचेंज कर लेंगे। या अगर पे करनी है, हमने कोई लायबिलिटी फॉरेन करेंसी पे करनी है तो बैंक से हम इस एग्रीड रेट के ऊपर फॉरेन करेंसी 3 महीने बाद 6 महीने बाद बाय करेंगे और पेमेंट कर देंगे। यानी लायबिलिटी फॉरेन करेंसी पे करनी है 3 4 5 6 महीने बाद, लेकिन रेट हम आज ही लॉक कर रहे हैं बैंक के साथ एग्रीमेंट करके। ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहते हैं हम, फॉरवर्ड एग्रीमेंट। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था मनी मार्केट, हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। हेजिंग थ्रू मनी मार्केट में कंसेप्ट क्या था कि हमने फॉरेन करेंसी जो फॉर एग्जांपल रिसीव करनी है उसको क्या करते थे, हम फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करते थे। किस रेट के ऊपर डिस्काउंट करते थे, फॉरेन करेंसी बारोइंग रेट के साथ, और डिस्काउंटेड जो वैल्यू आती थी उसको बैंक से हम लोन ले लेते थे। लोन लेने के बाद क्या करते थे, स्पॉट रेट के ऊपर कन्वर्ट करते थे लोकल करेंसी में, और फिर से लोकल करेंसी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते थे जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता था। तो इसमें जो टोटल हेज्ड मनी होती है वो क्या होते थे, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो कन्वर्ट हुई है लोकल करेंसी में प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है। अब दूसरी तरफ जो हमें अमाउंट रिसीव होनी है 3 महीने बाद, और जो हमने बैंक से बोरो किया हुआ है फॉरेन करेंसी जो बैंक से बोरो की है ना, ये बैंक के फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट पे बढ़ती बढ़ती 3 महीने बाद उसके बराबर आ जाएगी जो हमने फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी इधर से रिसीव उधर से सेटल्ड, और हमारे जो नेट इसमें कैश फ्लो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और अगर हमने इफेक्टिव उसका एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना तो कैसे करते थे, उसे फॉरेन करेंसी से डिवाइड कर देते हैं। यह है मनी मार्केट थ्रू हेजिंग। कंसेप्ट क्लियर। फिर इसके बाद हमने कंसेप्ट स्टडी किया रिस्क मैनेजमेंट, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फ्यूचर्स। फ्यूचर में हमने क्या स्टडी किया, फ्यूचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। सबसे अहम और सबसे बड़ा फीचर जो इसका है वो ये है कि इसमें जो क्वांटिटी है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते, और ये एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है। फॉरवर्ड्स में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का साइज कुछ भी रख सकते हैं और उसका मैच्योरिटी पीरियड कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में मैच्योरिटी पीरियड स्टैंडर्डाइज्ड होता है और कॉन्ट्रैक्ट का साइज भी स्टैंडर्डाइज होता है। इस वजह से फ्यूचर्स में हमें 1-2 प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करना पड़ती हैं जो फॉरवर्ड में नहीं होती। वो प्रॉब्लम्स क्या है, 2 प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं इसके स्टैंडर्डाइजेशन होने की वजह से। एक प्रॉब्लम यह है कि अगर फ्यूचर्स हमें अवेलेबल है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 9 मंथ या 12 मंथ का, और हमने पेमेंट करनी है 5 मंथ के बाद या रिसीव करनी है 5 मंथ के बाद, तो फिर ये पीरियड का मिसमैच आ जाता है। ये एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी। और एक प्रॉब्लम ये होती है अगर हमें फ्यूचर्स अवेलेबल है फॉर एग्जांपल 50,000 का, 75,000, 100,000, इस तरह 25,000 के मल्टीपल में फ्यूचर्स अवेलेबल है, और हमने 47,500 अगर रिसीव करने हैं, पे करनी है फॉरेन करेंसी, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा मिसमैच। लेकिन बहरहाल मेन कंसेप्ट क्या है कि फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। क्लियर। हमने जब हेजिंग करनी है फ्यूचर्स के थ्रू तो आपको बताया था इसमें हमारी 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती है, दोनों डिफरेंट चलती है। एक तो हमारी मेन ट्रांजैक्शन होती है ना, रिसीव या पे करने वाली, इसको तो हम ओपन छोड़ देते हैं, यानी इसने मैच्योरिटी डेट पे जाके मैच्योरिटी डेट पे जो भी स्पॉट रेट होगा उस पे सेटल होना है, उस पे सेटल होना है। तो इसकी हेजिंग हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, इसकी हेजिंग करने के लिए हम एग्रीमेंट कर लेते हैं।
ठीक है। और वो एग्रीमेंट क्या करते हैं, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो फ्यूचर्स है वो हमने या तो सेल करना है या बाय करना, ठीक है। अगर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है तो हम क्या करते हैं, उसको सेल करने का एग्रीमेंट कर लेते हैं। फॉरेन करेंसी पेएबल है तो बाय करने का एग्रीमेंट। अच्छा, अभी फिलहाल हम चूंकि रिसीवेबल की हेजिंग सीख रहे हैं तो फॉरेन करेंसी को हम सेल करने का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि फ्यूचर डेट के ऊपर हम इस रेट पे सेल करेंगे। अब होता क्या है, अगर फ्यूचर रेट पे फर्क कीजिए हमने 100 के लिहाज से एग्रीमेंट कर दिया फॉरेन करेंसी को सेल करेंगे, फ्यूचर डेट पे रेट 150 पहुंच जाता है तो आप सोचेंगे हमें तो इस फ्यूचर पे नुकसान हो गया, लेकिन 50 के लिहाज से फ्यूचर पे नुकसान जरूर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि रेट मार्केट का 150 पे पहुंचा हुआ है तो हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हमें प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट और लॉस सेट ऑफ हो जाएंगे। इसी तरह अगर फ्यूचर में एक्सचेंज रेट 50 पे चला जाए, कम हो जाए तो हमें जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किया है इस पे गेन आ जाएगा 50 के हिसाब से, और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा इस पे लॉस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमारा इससे हमें कोई सिग्निफिकेंटली फर्क नहीं पड़ता। हेजिंग का काम यही है कि हमें करेंसी की फ्लक्चुएशन से बचाना। हेजिंग का काम क्या है, करेंसी में फ्लक्चुएशन से बचाना, यानी एडवर्स इफेक्ट हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और मूवमेंट फेवरेबल हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसका हमने कल क्वेश्चन किया था और मैंने आपको एक 15 मिनट की असाइनमेंट दी थी, सिर्फ 15 मिनट की, कि 15 से 20 मिनट की, कि आपने इसको दूसरे रेट्स के साथ भी अटेम्प्ट करना है ताकि आपको मैथमेटिकली आपके सामने पिक्चर आ जाए कि एक्सचेंज रेट चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ता हमारे कैश फ्लोज के ऊपर, हमें कोई फायदा नुकसान नहीं होता एक्सचेंज रेट चाहे जितना मर्जी हो जाए। लेकिन वो असाइनमेंट ज्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं की। बहरहाल चलें अब उसको प्रैक्टिस करते हैं हम। जी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास निकलने की ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा करना ही करना है। आपको अगर आपके एडवर्स, आपके अगेंस्ट फ्लक्चुएशन होती है अगर करेंसी एक्सचेंज रेट में, आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। इसीलिए अक्सर फ्यूचर्स में जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है ना, फ्यूचर में कंसेप्ट होता है मार्जिन का। मार्जिन का कंसेप्ट पता है क्या है, कि जैसे आपने बैंक में ये कभी बड़ा सुना होगा कि बैंक जब लोन देता है ना तो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीजें रखता है कि कस्टमर भाग ना जाए, और जैसे जैसे सिक्योरिटी की वैल्यू चेंज होती है बैंक अपने लोन की अमाउंट को भी एडजस्ट कर सकता है। जैसे अगर सिक्योरिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है लाओ सिक्योरिटी और दो, पर मैं तुम्हारा लोन कम करने लगा। अगर लोन कम नहीं हो सकता तो उससे सिक्योरिटी मांगेगा। तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसेप्ट होता है मार्जिन का, कि अगर चेंज हो रहा हो ना, डेली बेसिस पे चेंज होता है ना, एक कंसेप्ट है मार्क, इसमें फ्यूचर में मार्क टू मार्केट, क्या कहते हैं उसे, मार्क टू मार्क, के डेली बेसिस के ऊपर कोई भी फ्यूचर है ना, उसका जो एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है उसका डेली बेसिस के ऊपर मार्केट के हिसाब से देखो कितना फर्क निकला है। अगर किसी पर्सन ने फ्यूचर्स को रखा हुआ है, बाय किया हुआ है, और उसको नुकसान हो रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज इंतजार नहीं करती 3 महीने बाद का कि 3 महीने बाद टोटल नुकसान होगा, वो उससे ले लेंगे। उसे क्या कहते हैं, कहते हैं भाईजान आज की मार्केट के रेट के लिहाज से आपको $200 का नुकसान हुआ है, लाएं $200 जमा करवाएं, ठीक है, ताकि जो एडवर्स मूवमेंट्स है वो इतनी ज्यादा ना हो जाए कि एंड पे आके बोरोवर भाग जाए। तो इसीलिए फ्यूचर्स में आप बैकआउट नहीं कर सकते। इस चीज को इंश्योर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, आपसे कहती है मार्जिन अकाउंट मेंटेन करें, जिसमें जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से जो एडिशन या डिलीशन करनी होती है, कम ज्यादा करना होता है, वो उस अकाउंट में एडजस्टमेंट करवाते हैं। चलिए
अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पाकिस्तानी कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव $1 1.2 मिलियन रिसीव करना है, ठीक है, रिसीव करना है इन सितंबर इन 3 months टाइम एंड इट वांट्स टू हेज इट्स एक्सपोजर विद करेंसी फ्यूचर्स। उसने हमें क्वेश्चन में खुद से बता दिया फ्यूचर्स के साथ आपने इसको हेज करना है, तो हम फ्यूचर को यूज करेंगे। फ्यूचर में आपको पता है 2 टेबल बनाते हैं। एक टेबल होता है हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए और एक होता है जो हमने फ्यूचर्स की हेजिंग की होती है इसका गेन या लॉस रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट में हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट में हमने क्या करना है, पोजीशन ओपन सेल करना है इसको, क्योंकि फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है ना। फॉरेन करेंसी क्या है, रिसीवेबल है, हमने रिसीव करना है इसको। तो रिसीव करके हमें सेल का एग्रीमेंट करना चाहिए कि बाइंग का एग्रीमेंट करना चाहिए, सेल का एग्रीमेंट करना चाहिए। फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा, हमने अगले बंदे को बेचना है, सेल का एग्रीमेंट करना चाहिए। एग्रीमेंट, अच्छा करंट स्पॉट रेट है 174, लेकिन आज का स्पॉट रेट अहम नहीं होता, फ्यूचर्स में अहम होता है। तो एक वो रेट जिसके ऊपर आपने एग्रीमेंट किया है और एक वो रेट जो स्पॉट रेट है मैच्योरिटी का, सेटलमेंट डेट का। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 125,000 का। तो हमने कैलकुलेशन की थी 1.2 मिलियन में कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करेगा वो, 9.6, यानी राउंड ऑफ करके 10। और इसमें मैंने आपको बताया था 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, एक तो ये कि 9.6 को राउंड ऑफ कर लें और 10 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लें, और दूसरी ऑप्शन क्या होती है 9 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लें और जो 0.6 वाला पोर्शन है इसे फॉरवर्ड के जरिए से हेज करवा लें। बहरहाल हमने इसे राउंडिंग ऑफ के तरीके से किया है कि 10 फ्यूचर्स हमने कहा कि हम सेल करेंगे एट 172.2350। ये हमारे लिए रेलिवेंट रेट है 172, जिसके ऊपर हमने एग्रीमेंट किया सेल का। इसका मतलब है जब हमें 3 महीने बाद 1.2 मिलियन आएगा तो हम वहां पे जाके जिस पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया उससे कहेंगे भाई ये 1.2 मिलियन डॉलर आपका, और आप हमें $1 के बदले में 172 रुपीज 0.235 ये दे दीजिए। तो हमारा जो सेल का एग्रीमेंट हुआ वो क्या हुआ, सेल का एग्रीमेंट क्या हुआ, 1.2 मिलियन डॉलर, 1.2 मिलियन डॉलर किस रेट पे, 1.2 मिलियन डॉलर इसमें हमने इसको फ्यूचर्स में कन्वर्ट करना। पहले फ्यूचर देखे कितने, 10 फ्यूचर्स हैं और एक फ्यूचर का साइज कितना है 125,000। उसने कहां दिया हुआ है ये, इसमें डिवाइड करें 1.2 मिलियन को 125,000 से तो कितना आया 9.6। तो ये हमारे पास 10 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है 10, और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितने डॉलर हैं 125,000, और हमारे रेट क्या एग्री हुआ है 172.2350, 172.2350, क्लियर। और इसमें हमारे प्राइस क्या, टोटल हमारी सेल कितनी आएगी, सेल प्राइस या सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू से मुराद क्या है कि जब हमें डॉलर मिलेंगे और हम इसको सेल करेंगे हमें टोटल इतने पैसे रिसीव होंगे। कितने हुए 212, मैं खुद से कर लेता हूँ 125,000 इंटू 172.2350, 215,293, अच्छा ये करंट वाला ये है, ठीक है 215,293,750। अब जब ये सेटल होगा मैच्योरिटी डेट पे सेटल होगा, हमने तो इसको सेल कर लिया, अब हमने बाय करना है, मैच्योरिटी डेट के ऊपर जो रेट होगा उस पे बाय करना ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अलग सेटल होता है और हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट अलग है। हमने सेल इसे कर दिया
172.235 के लिहाज से। अब हमने इसे फ्यूचर में जब बाय करना है, किस रेट पे बाय करना है? जो फ्यूचर का स्पॉट रेट होगा, और जो क्या है 175.13। यानी अब हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? अब हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 10 इंटू 125,000 इंटू 175.1350 और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे टेन इंटू 125,000 इंटू 175.1350, ये आ गया हमारे पास 218,918,750। और इसमें हमारा जो पे ऑफ यानी गेन या लॉस है वो कितना आया? 215,293,750। ये कल वाली अभी आपकी रिवीजन हो रही है, कल वाले क्वेश्चंस के। ये हमारा लॉस है। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हमने क्या करना है? अब हमने अपना जो मेन अकाउंट है उसको, मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेटल करना है। वो कैसे सेटल होगा? किस रेट में सेटल होगा? 1.2 मिलियन डॉलर जब हमें मिलेंगे तो वो किस रेट में सेटल होंगे? वो मेच्योरिटी डेट का जो स्पॉट रेट है उसके ऊपर। तो सेल फॉरेन करेंसी रिसीव्ड एट स्पॉट रेट ऑन मेच्योरिटी, जो कि क्या है? हमें 1.25 मिलियन मिला, 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन डॉलर हमें मिले। और ये किस रेट में हमने अब रिसीव करते हैं? मेच्योरिटी डेट के ऊपर। मेच्योरिटी डेट के ऊपर रेट क्या है? मेच्योरिटी डेट का रेट 175.1350। तो ये हमारा रेट आया 175.1350 और ये कितना आ गया? 00 इंटू 175.1350 210,162,000 और गेन ऑन फ्यूचर या लॉस ऑन फ्यूचर कितना आया? ये ऊपर का 362,500। लॉस है नेगेटिव। नेट रिसीट्स हमारी कितनी हो गई? -362,537 और हमारा इफेक्टिव रेट क्या निकला? एक्सचेंज रेट। ये हमारी टोटल कलेक्शन आई है हमें इससे। इसको डिवाइड किससे करना है? 1.2 मिलियन से। ये रेट से आपका एनालिसिस होगा। यहां तक क्वेश्चन हालांकि सॉल्व हो गया है, लेकिन आपको जो कंसेप्ट समझाना है ना कि करेंसी रेट की फ्लक्चुएशन, अगर हेजिंग की हो, करेंसी रेट की फ्लक्चुएशन में जितना मर्जी चेंज आ जाए, हमारे कैश फ्लोज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, हमारे एक्सचेंज रेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट ये समझाना है। उस कंसेप्ट को समझने के लिए एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना जरूरी है। ये क्या आता है? 172.114। यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करने लगे? अब हम अजम्पशन को चेंज करने लगे। अब यहां तक आई कैप का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे हमारा क्वेश्चन चल रहा है, अजम्पशन को चेंज करने लगे। आई कैप ने कहा कि मेच्योरिटी डेट के ऊपर अगर रेट 175 है तो क्या होगा? हमने उसे बता दिया रेट क्या निकलेगा। ठीक है, हालांकि 175 था रेट, लेकिन हमें 172 के करीब पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने हेजिंग की हुई थी और हेजिंग जिस रेट पे की थी उसके करीब करीब ही आएगा। ये थोड़ा सा फर्क जो है वो जाहिर है आपको पता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में फर्क आया था 9.6 की वजह से। अब फर्ज कीजिए क्या हो अगर हमारा मेच्योरिटी डेट पे रेट 200 चला जाए। अगर 200 पे चला जाए ना, तो फिर इसका मतलब है हमारा $1 पे 25 रुपए का फर्क पड़ा। $1 पे 25 रुपए का फर्क पड़ा। तो हमारा अगर हेजिंग ना की हो तो हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो 200 के करीब आए।
लेकिन अगर हेजिंग की होगी तो फिर क्या होगा, हमारा एक्सचेंज रेट तकरीबन जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 172 इसके आसपास ही रहेगा। हेजिंग का यही कंसेप्ट है ना। तो अगर हम 200 के साथ करते हैं और रेट तकरीबन 172 के जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया इसके आसपास आता है, इसका मतलब हमारा कंसेप्ट ठीक है। आइए फिर करते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, 200 वाला करते हैं। ये 200 वाला कॉलम है। यहां पे अब हमने सेल किया फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर किस रेट पे सेल किया, वो इसी रेट के ऊपर 172 के ऊपर ही, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक अजम्पशन हमने चेंज की है। कौन सी अजम्पशन चेंज, मैच्योरिटी डेट के ऊपर स्पॉट रेट वाली। तो जिस इंफॉर्मेशन में ये मैच्योरिटी डेट पे स्पॉट रेट यूज हो रहा है वो तो चेंज होगी, और जिसमें ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं हो रही तो चेंज नहीं होगी। तो अब हमारा जो ओपन पोजीशन आ जाएगी वो सेम, कितनी 215,293,750 215,293,750। अब की बार जो हमने मैच्योरिटी डेट के ऊपर बाय करना होगा वो किस रेट पे करना होगा, 200। तो बाकी सारी कैलकुलेशन सेम आएगी, ये चेंज हो जाएगा। अब की बार ये 200, यानी हमारी कैलकुलेशन क्या है, 10 इंटू 125,000 इंटू 200 रहेगा 250 मिलियन। ये 250 मिलियन। तो बताइए हमें क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का, 215,293,750 34,706,250 ये लॉस है। अब बताइए जो हमने फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है मैच्योरिटी डेट पे, उसको चेंज किस रेट से चेंज करना है, मैच्योरिटी का जो रेट होगा। यानी अब की बार जो हमारी कैलकुलेशन होगी 1.2 मिलियन इंटू 200। यहां पे जो कैलकुलेशन है वो क्या है, 1.2 मिलियन इंटू, क्यों, क्योंकि अब मैच्योरिटी डेट के ऊपर हमारा रेट 200 है। तो 1.2 मिलियन इंटू 200 240 मिलियन आया, 240 मिलियन। और इसमें हमारा लॉस कितना आया, गेन ऑन फ्यूचर ऐड करना है, इसका मतलब है जो लॉस हुआ है वो लेस करना है। लॉस कितना है, 34,706,250 माइनस 34,706,250, ये आ गया 205,293। और इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 1.2 मिलियन या 171.078। अब ये देखिए, हालांकि उस दिन सेटलमेंट वाले दिन मार्केट का रेट 200 पे पहुंच चुका है, लेकिन हमें हेजिंग की वजह से, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से कितने में पड़ रहा है, 171 में। हालांकि इसमें देखें कितना डिफरेंस है, 175 रेट और 200 रेट 25 में पड़ रहा है, नहीं तकरीबन 12% का फर्क है, 12.5% का। हाँ नहीं, लॉस हो रहा है, कम नहीं हो। ये भी जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना, आपको बताया एक्सचेंज जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से है, असल में लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, एग्जैक्टली वही रेट आता है। ये जो फर्क नजर आ रहा है आपको इस वजह से नहीं आ रहा कि मार्केट में प्राइस चेंज हुई है, ये फर्क तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आ रहा है। ऊपर वाले जो है वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े डिफरेंट है, और नीचे वाले जो है डिफरेंट 9.6 की वजह से। क्लियर। तो अगर वो 9.6 नहीं एग्जैक्ट अमाउंट आती ना, तो फिर ये रेट भी एग्जैक्ट होते हैं। तो मैसेज क्या हमें मिल रहा है कि हेजिंग की हो फ्यूचर से तो मार्केट में रेट जितना मर्जी फ्लक्चुएट हो, हमारा इफेक्टिव रेट उतना ही रहता है। अब हमने एक दफा रेट ज्यादा किया, अब एक दफा कम करके भी देख लेते हैं कि कम करके क्या होता है। अब की बार रेट हमारा क्या होगा, 150। अब अगेन वही स्पॉट रेट चेंज होगा 150, ठीक है। जो रेट एग्री हुआ है वो तो सेम रेट है ना, वो होगा हमारा, इसलिए ये हमारी अमाउंट सेम आई, 215,293,750। अब की बार जो मैच्योरिटी का रेट है वो क्या है,
150, तो यहां पे आएगा 125,000 एक कॉन्ट्रैक्ट में फॉरेन करेंसी है, 10 कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई बाय यहां पे अब 150 होगा। 10 इंटू 125,000 इंटू 150, 187,500। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमें गेन आएगा 27,793,75। लेकिन हमें खुश नहीं होना, ये गेन देख के खुश नहीं होना, क्योंकि ये गेन किस वजह से आया? मार्केट का स्पॉट रेट सेटलमेंट पे कम होने की वजह से गेन आया। क्यों खुश नहीं होना? क्योंकि असल में जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेट कम होने की वजह से नुकसान आएगा। जैसे यहां पे नुकसान आया था, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट में रेट चेंज होने की वजह से फायदा हुआ था, पैसे ज्यादा आए थे। तो ये बारह हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, अब मैच्योरिटी डेट के ऊपर 1.2 मिलियन डॉलर रिसीव हुए, मैच्योरिटी डेट में 1.2 मिलियन डॉलर रिसीव हुए। इनका क्या करना है? मैच्योरिटी के स्पॉट रेट के लिहाज से कन्वर्ट कर दें, बेच दें इसको लहदा से। बेचा किस रेट पे? जो स्पॉट रेट होगा, जो कि हमने 150 अब की बार अज्यूम किया है, यह आएगा 180 मिलियन। अब ऐड क्या करना है? गेन ये 27,793,750। ओ सॉरी, हाँ ये तो गेन है, ऐड होगा 27,793,750 या 207,793 और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालने के लिए ये आया हमारे पास 173.162 तकरीबन 145 राउंड ऑफ करके तकरीबन 2। तो आप ये देखिए कि करेंसी, अब जो लेसन हमने सीखा है वो क्या है कि डॉलर का रेट 175 है तो हमें 172 में पड़ा है, लेकिन जब बढ़ के 200 हो गया स्टिल हमें इफेक्टिव रेट क्या पड़ रहा है? 171। क्यों? हमें क्यों नहीं मार्केट में डॉलर का रेट चेंज होने का इफेक्ट पड़ा? है जी। और इसी तरह अगर 150 पे चला जाए स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब फ्यूचर से फिर हम मार्केट की फ्लक्चुएशन से बच जाया करते हैं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? कैलकुलेशन समझ आई? अच्छा, मुझे बताइए, फॉरवर्ड, मनी मार्केट और फ्यूचर, ये कंसेप्ट मिक्स तो नहीं हो रहे? हर एक का अलग-अलग आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से वो उसका मैकेनिज्म चलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं है, इस टॉपिक में कंसेप्ट ज्यादा है। तो कंसेप्ट ज्यादा होने से खतरा होता है मिक्स होने का। तो आपने जब कभी कोई भी एक कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है ना, पिछले कंसेप्ट को जरूर रिवाइज कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट अब ऑप्शंस की तरफ चले। चलिए, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? चलिए, अच्छा चलते ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन, अभी भाई ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, सर फ्यूचर्स में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? इसका जवाब था नहीं। फॉरवर्ड में भी नहीं कर सकते, किया तो पूरा करना पड़ेगा। या इन शॉर्ट, मैं क्वेश्चन के अल्फाज थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या हम फ्यूचर या फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स में बैकआउट करना चाहे कर सकते हैं? नहीं, भागने नहीं देंगे। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो पूरा करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शंस में ये ऑप्शन है, ऑप्शंस में ये ऑप्शन, ये पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? नाम से जाहिर है, आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, ना चाहे ना करें। जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है ना, इसका नाम ऑप्शन ही इस वजह से पड़ा। जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है इसका नाम ऑप्शन ही इस वजह से पड़ा। किस वजह से? आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो इसको पूरा करें चाहे ना करें।
ठीक है। अच्छा, करेंसी में आपको अगर कोई ऑप्शन दे, मैं आपको ऑप्शन देता हूं डॉलर की, तो वो ऑप्शन या तो होगी उसको बाय करने की या सेल करने की। दो ही काम होते हैं, आपको पता है, या बाइंग या सेलिंग, और तो कुछ नहीं होगा ना। इसी तरह इंटरेस्ट रेट में जब हम जाएंगे उसमें भी दो ही ऑप्शंस होंगे, बोरोइंग या लेंडिंग के। तो अब हम चल रहे हैं अपने करेंसी के अंदर, एक्सचेंज रेट रिस्क के अंदर लास्ट टेक्निक है, लास्ट हेजिंग टेक्निक है, जो कि है ऑप्शंस। आपको कल इसकी स्लाइड्स मिल गई थी ना, कल वाले लेक्चर में। जी, एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं आज थ्रू ऑप्शंस। चल गुड भाई, जी सबसे पहले हमें बता रहा है व्हाट इज ए करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शन है क्या? अच्छा, ऑप्शन करेंसी की, ऑप्शन किसी भी चीज की हो सकती है। ऑप्शन आपको ये भी दी जा सकती है कि भाई ये डॉलर है, खरीदना चाहे तो खरीद लें। ऑप्शन करेंसी की भी हो सकती है, ऑप्शन इंटरेस्ट रेट की भी हो सकती है। सर हम इस रेट पे लोन आपको ऑफर कर रहे हैं, चाहे तो ले लें, वो ऑप्शन होगी इंटरेस्ट रेट की। ऑप्शन शेयर्स की भी हो सकती है। आपने अक्सर मैनेजमेंट में या किसी जगह पे सुना होगा कि हम अपनी हायर मैनेजमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह को स्टॉक ऑप्शंस देते हैं, शेयर्स की ऑप्शन, कि अगर आप चाहें तो इस रेट के ऊपर शेयर्स बाय कर लें, वो स्टॉक ऑप्शन। तो ऑप्शंस बहुत सी किस्म की हो सकती है। हम इस टॉपिक में कौन सी ऑप्शन पढ़ रहे हैं? करेंसी ऑप्शन, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होगी क्या, कि हम चाहें तो एक सर्टेन रेट के ऊपर किसी करेंसी को बाय कर लें। जैसे अगर कोई मुझे कहे सर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो 3 महीने के बाद 200 के रेट पे डॉलर बाय कर लें। 3 महीने बाद 200 के रेट पे डॉलर बाय करना, ये क्या है? करेंसी ऑप्शन है। अच्छा बताइए, मैं इसका फैसला कब करूंगा कि मुझे ऑप्शन, एक ऑप्शन बाय कब करूंगा? आज। और ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है कि नहीं, ये फैसला कब करूंगा? मैच्योरिटी डेट पे, 3 महीने बाद। ये अहम चीज याद रखिएगा, ऑप्शंस को मैंने बाय कब करना है? आज। और इसको एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना, ये फैसला कब करना है? मैच्योरिटी डेट 3 महीने बाद। अच्छा आप मुझे बताइए, 200 की ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैच्योरिटी डेट पे डॉलर का रेट चल जाए 250, मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा कि नहीं? करूंगा। किस रेट पे? 200 पे के 250 पे? 200 पे, शाबाश, क्योंकि ये मेरा वो रेट है जो एग्री हुआ है। इसे कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस से क्या मुराद है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑप्शन एग्री होती है ना उसको कहते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फॉरवर्ड रेट एग्री होता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्यूचर्स एग्री होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसमें ऑप्शन एग्री होगी उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? आपको ऑप्शन दी जाती है किसी भी करेंसी को, सिर्फ डॉलर नहीं, सिर्फ पाउंड नहीं, बहुत सी करेंसीज हैं, किसी भी करेंसी को आप फ्यूचर डेट पे एक सर्टन रेट जिसे क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, उस पे बाय कर सकते हैं। उस पे क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। और चाहे तो सेल का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे बाय और सेल अपोजिट हैं, यही सारा ट्विस्ट है। एक सेंटेंस में अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर आपने वो सेंटेंस याद कर लिया, रटा लगा लिया ना, इस पूरे टॉपिक में सबसे अहम चीज वही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ऑप्शंस हो सकती है किसी चीज को बाय करने की भी, सेल करने की भी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घड़ियों की दुकान है, पुरानी घड़ियों की मरम्मत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल घड़ियों की खरीदो फरोख्त भी करते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं घड़ी हमारी शॉप पे आके, ऑप्शन टू बाय भी है, क्योंकि हम डील करते हैं, डील का मतलब सेल परचेज दोनों करते हैं। आपके पास ऑप्शन टू बाय भी है, आपके पास ऑप्शन टू सेल भी है, सेल भी है। बाय करते हुए पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी, यानी बाय करते हुए मेरी कोशिश होगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोशिश होगी, मैंने अगर बाय करना है, आपने सेल करना है, तो आपकी कोशिश होगी हायर प्राइस हो, ठीक है। और अगर अपोजिट पोजीशन पे जाते हैं तो फिर इसका मतलब लोअर प्राइस होगी। तो ऑप्शंस दो तरह की हो सकती हैं, किसी करेंसी को बाय करने की भी ऑप्शन हो सकती है, उसको सेल करने की ऑप्शन भी हो सकती है। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, कह रहे करेंसी ऑप्शन क्या है? एक करेंसी ऑप्शन का मतलब, करेंसी ऑप्शन गिव्स राइट टू बाय और सेल फॉर। अगर सिर्फ कहता ना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, हम कहते हैं ऑप्शन है एन ऑप्शन गिव्स राइट टू बाय और सेल एनीथिंग। ऑप्शन इज राइट टू बाय और सेल एनीथिंग। लेकिन ये चूंकि करेंसी ऑप्शन की बात कर रहा है, तो अब इसका मतलब है इसमें जिस प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग हो रही होगी वो क्या है? करेंसी। तो इसीलिए हमने अपनी डेफिनेशन को भी स्पेसिफिक कर दिया। करेंसी ऑप्शन क्या है, जरा गौर से सुनेगा, इसमें जो अल्फाज है वो बड़े ध्यान से चुन के लिखे गए हैं, गौर से सुनेगा एक एक लफ्ज का मतलब। करेंसी ऑप्शन क्या? करेंसी ऑप्शन गिव्स, देती है क्या? राइट टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी। आपके पास अगर करेंसी ऑप्शन है तो आपके पास राइट होगा कि आप उस ऑप्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चाहे तो करेंसी को बाय कर सकते हैं, चाहे तो सेल कर सकते हैं ऑन स्पेसिफाइड डेट, 3 महीने बाद, एट ए फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज, 200 के रेट पे, 150 के रेट पे, 250 के रेट पे। और जो फिक्स रेट होता है इसे क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा, जब हमने कहा ना करेंसी ऑप्शन गिव्स राइट टू बाय और सेल, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने अगर करेंसी ऑप्शन दे दी ना इनको, तो ये चाहे तो इस ऑप्शन में बाय कर ले या सेल कर ले, ये ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास, मैं मार्केट का बंदा हूं, मेरे पास दोनों तरह की ऑप्शन है। मेरे पास बाय, राइट टू बाय की भी ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, राइट टू सेल की भी ऑप्शन है। इन्होंने आके कहा मुझे दीजिए कि 3 महीने बाद मैं अगर चाहूं तो डॉलर को एक रेट पे बाय कर सकूं। मैंने कहा ये ले ऑप्शन। इन्होंने कहा सर मुझे ऑप्शन दीजिए कि मैं 3 महीने बाद अगर चाहूं तो डॉलर को सेल कर सकूं। मैंने कहा ये ले ऑप्शन। डिफरेंट होगी। अच्छा मुझे बताइए, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन टू बाय भी है, ऑप्शन टू सेल भी है फॉरेन करेंसी। करेंसी को बाय करने की ऑप्शन भी है, सेल करने की ऑप्शन है। मेरे पास डॉलर को बाय की भी ऑप्शन है, सेल की भी। ये एक्सपोर्टर है,
इसको पैसे मिलेंगे 3 महीने बाद, इसको पैसे मिलेंगे 3 महीने बाद। ये मेरे से ऑप्शन टू बाय खरीदेगा कि ऑप्शन टू सेल? ऑप्शन टू सेल, शाबाश। और जो इंपोर्टर है ऑप्शन टू बाय। तो इसका मतलब मार्केट में दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेलेक्ट करते हो। और क्वेश्चन में सबसे अहम चीज आपको बताऊं यही है कि आप बाई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो कि सेल कर रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्टर हो और आपने बाइंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, इसका मतलब है एक आपने उलट काम कर दिया। एक तो आपको डॉलर आएगा और दूसरा खुद खरीदेगा। तो ऑप्शन, इस सारी डिस्कशन में हमने सबसे अहम चीज क्या सीखी? ऑप्शंस की दो टाइप्स हैं, एक करेंसी को बाय भी किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। ठीक, अगली बात वो बता रहा है, ये बाइंग सेलिंग नहीं, टाइप्स नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में क्या बता रहा है? मेच्योरिटी एक्सपायरेशन डेट पे यू मे एक्सरसाइज द ऑप्शन इफ एक्सचेंज रेट मूव्स अगेंस्ट यू। अगर आपके अगेंस्ट जाता है ना, एक्सचेंज रेट अगेंस्ट जाता है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर हमारा रेट एग्री हुआ है, मुझे तो उस रेट के ऊपर चेंज करके दें। लेकिन अगर मार्केट का रेट आपकी फेवर में जाता है, आप क्या करोगे? आप कहोगे बाहर से मुझे ज्यादा फायदा वो ले लेता, ऑप्शन को छोड़ो, दफा करो, गोली मारो। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहे पूरा करें चाहे ना, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के एंड पे आपको ये डिसीजन देना पड़ेगा कि आपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना। और वो डिपेंड करेगा अगर आपके लिए कैलकुलेशन में बेनिफिशियल है, क्योंकि मार्केट एक्सचेंज रेट आपकी फेवर में गया, आप कहोगे हमने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना क्योंकि मार्केट हमारी फेवर में गई है। और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट है, हम कहेंगे पहले रेट इसलिए तो एग्री किया था। लाओ, तो ऑप्शंस में हमारे पास पॉसिबिलिटी है, चाहे इसको पूरा करें चाहे, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑप्शंस की। ऑप्शंस की दो टाइप्स हैं ऑप्शन की। ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी, या फॉरेन करेंसी के बजाय आप सिर्फ करेंसी भी लिख दें चलेगा, ठीक है, लेकिन फॉरेन करेंसी ज्यादा बेहतर है। लेकिन हो सकता है किसी जगह पे जाके मैं फॉरेन करेंसी को करेंसी के साथ रिप्लेस कर दूं किसी खास रीजन की वजह से, ये ज़हन में रखिएगा। तो करेंसी तो करेंसी है। ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। ऑप्शन टू बाय फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? सेल। अब देखिए ये मार्केट है, मैं ट्रेडर हूं, ये मार्केट है, बाहर से मेरे पास डॉलर आया, मैंने मार्केट में बेचना है उसको, मैं मार्केट में पुट करूंगा डॉलर के कॉल करूंगा। कॉल का मतलब आओ, पुट का मतलब फेंका, जाओ, पुट का मतलब। तो फॉरेन करेंसी जब मेरे पास रिसीव होगा, मैंने उसे मार्केट में सेल करना है, तो मैं पुट करूंगा कि कॉल करूंगा? तो सेल इज इक्वल टू पुट। ये नोट कर लें, लिख लें, ऑप्शन टू सेल इज इक्वल टू पुट ऑप्शन। ऑप्शन टू सेल इज इक्वल टू पुट। आपको बताया था एक सेंटेंस बताऊंगा जो सबसे अहम होगा आज के ऑप्शंस में समझने के लिए। वो आधा सेंटेंस क्या है? ऑप्शन टू सेल इज पुट ऑप्शन। आपने क्वेश्चन में डिसाइड करना होगा कि आपको ऑप्शन कौन सी चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हैं करेंसी को, कौन सी ऑप्शन चाहिए? पुट ऑप्शन। और अगर आप बाय कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शायद पेमेंट करनी है, मैंने मार्केट से अब बाय करना है, तो मैं क्या कहूंगा? कॉल करके बुलाऊंगा, आ जाओ फॉरेन करेंसी, आ जाओ, कॉल ऑप्शन, आ जाओ। कॉल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू बाय। ऑप्शन टू सेल इज पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू बाय इज कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। जिसको ये पता चल गया, आधा कंसेप्ट उसका ऑप्शन का क्लियर।
पुट ऑप्शन कौन सी ऑप्शन होती है? अगर आपके पास पुट ऑप्शन है, आप बड़े खुश, मैंने कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा सर मैं अभी अभी मार्केट से पुट ऑप्शन खरीद के लाया हूं डॉलर की, पुट ऑप्शन। इनके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन टू सेल। कि इनके पास डॉलर है और ये 3 महीने बाद उसे 200 जो भी रेट लिखा हुआ है उसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उस पर उसे बेच सकते हैं। भाई क्लियर? ये भाईजान भी बड़े खुश, मैंने कहा क्या? कहने का सर मैं कॉल ऑप्शन खरीद के लाया हूं। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या? ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू बाय। भी समझ आ रहा है? अच्छा अब सुने, इन भाईजान ने फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, 6 महीने बाद $1000 की पेमेंट करनी है। ये डॉलर के रेट के बारे में बहुत परेशान है, सर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, 6 महीने बाद फीस देनी, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने क्या कहूँगा, क्या करो? ऑप्शन में तो ऑप्शन खरीदो जाके। ऑप्शन, ये कौन सी ऑप्शन खरीदेंगे? कॉल ऑप्शन। इन्होंने मार्केट में जाके कॉल ऑप्शन खरीदी, इनको कॉल ऑप्शन मिली 210 की। कॉल ऑप्शन कितने की मिली? अच्छा पहले बताएं, ये तो इस पे एग्रीड है ना, ये कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अगर आपने इसे पुट ऑप्शन खरीदने का मशवरा दे दिया ना तो इनका एडमिशन तो गया। कॉल ऑप्शन जानी चाहिए इनके पास। 210 स्ट्राइक प्राइस पे, किस स्ट्राइक प्राइस पे मिली? 210। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म हो गया, कंफर्म के 210 रुपए से ज्यादा ये अदा नहीं करेंगे डॉलर का रेट। ये कंफर्म हो गया 210 से ज्यादा का रेट। अच्छा लेकिन फॉरवर्ड में और फ्यूचर में पता क्या होता था? मैच्योरिटी डेट पे ये जाते थे, 210 के लिहाज से पैसे देके डॉलर ले लेते थे। फॉरवर्ड और फ्यूचर में ऐसे ही होता था ना, ऑप्शंस में ऐसे नहीं होगा। ऑप्शंस में पहले ये मार्केट में जाके देखेंगे रेट क्या चल रहा है। भाई रेट क्या चल रहा है? रेट चल रहा है उधर 250, ये तोबा तोबा करते मार्केट से बाहर आ जाएंगे। और किधर जिसके साथ ऑप्शंस का एग्रीमेंट किया है उसे कहेंगे ले भाई तेरा मेरा एग्रीमेंट हुआ था 210 का। भाई क्लियर? ऐसे होगा कि नहीं होगा? और अगर मार्केट का रेट 150 भी है, ये उसी वक्त, ये भी ट्रेडर जिसके साथ एग्रीमेंट उसके साथ नहीं जाएंगे, उसी वक्त मार्केट से 150 के लिहाज से डॉलर खरीदेंगे, फीस जमा करवा देंगे और फिर फोन करके ट्रेडर से कहेंगे भाईजान ऑप्शन थी मेरे पास, फॉरवर्ड या फ्यूचर नहीं था कि मैं लाजमी आपके पास आता, ऑप्शन थी, मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की। कंसेप्ट समझ आया? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में फर्क। ऑप्शन का मतलब फर्क है। ऑप्शन कैसे फॉरवर्ड और फ्यूचर से डिफरेंट है? फॉरवर्ड और फ्यूचर में कंफर्म है मैच्योरिटी डेट पे आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, डॉलर खरीदने, करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है। फॉरवर्ड और फ्यूचर में करेंसी को आपको मैच्योरिटी डेट पे लाजमी एक्सचेंज करना पड़ता है। ऑप्शंस में चाहे करें चाहे ना करें। लेकिन ऑप्शन की 2 टाइप्स हैं, वो डिपेंड करता है इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है। जाहिर है इंपोर्टर भी होंगे एक्सपोर्टर, दोनों को ऑप्शन चाहिए ना। तो ऑप्शंस की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन टू सेल। कॉल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू बाय। ऑप्शन टू सेल पुट, ऑप्शन टू बाय कॉल। ऑप्शन टू सेल, ऑप्शन टू बाय पुट ऑप्शन, कॉल, सेल, पुट, बाय। यही प्रैक्टिस आपने आज का दिन करना है, ठीक है? हाँ घर जाके ये बहुत अहम है आपकी ये मिक्स हो जाया करता है पुट और ऑप्शन। भाई क्लियर हो गया? तो अब इसका मतलब ये हुआ। अच्छा आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे आपके सामने रख रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मेरे भाई। बताइए फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन में से आपको कौन सी ज्यादा बेहतर लगी स्ट्रेटेजी? ऑप्शन में मर्जी है। इसका मतलब यह है ऑप्शन में वो कहते हैं या तो आप जीतेंगे या गेम बराबर, हार नहीं सकते आप। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में आप जीत भी सकते हैं, आपको मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन का आप फायदा भी उठा सकते हैं। इसका मतलब है ऑप्शन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ऑप्शन ज्यादा फ्लेक्सिबल है। दूसरी पार्टी जो आपको ऑप्शन दे रही है
दूसरी पार्टी जो आपको ऑप्शन दे रही है, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम फेवरेबल पोजीशन में जाएंगे या जीरो पोजीशन में आएंगे, लूजिंग पोजीशन पे ऑप्शन में नहीं जा सकते, तो दूसरी पार्टी भी तो रिस्क ले रही है। क्या फ्री? हाँ, पैसे लेगी। दूसरी पार्टी आपको ऑप्शन फ्री नहीं है, ऑप्शन फ्री नहीं है। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में तो आपको कोई और पैसे अदा नहीं करने पड़े, फीस वगैरह, कहते हैं ऑप्शंस में करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं ऑप्शंस प्रीमियम। क्या कहते हैं? ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन लेने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, ऑप्शन प्रीमियम। और ऑप्शन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा? एक एक कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम देना पड़ेगा। बल्कि इससे भी आगे बात करते हैं, एक एक डॉलर का प्रीमियम देना पड़ेगा। और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें प्रीमियम कैसे दे। वो अगर कहता है कि जी एक फॉरेन करेंसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है $1,00,000 का, और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है $10, हम 10 के लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे। और अगर कहे $1 का प्रीमियम है फॉर एग्जांपल, एक है आपका जो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो है $1,00,000 का, और कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रीमियम है वो फॉर एग्जांपल ₹1,000 है, तो हम उसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल प्रीमियम आ जाएगा। और अगर कहे एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम ना बताए, $1 का बता दे, नंबर ऑफ डॉलर से मल्टीप्लाई, शाबाश। तो प्रीमियम भी पता चल गया आपको प्रीमियम क्या है, और ऑप्शंस में आपको प्रीमियम भी देना पड़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट फिर क्विकली समराइज कर दूं। आज ऑप्शंस के लिहाज से हमने क्या कंसेप्ट सीखा है कि ऑप्शन में 2 चीजें सीखी है हमने, और कुछ भी आप सिर्फ 2 चीजें याद कर लें तो आज करना, कल फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। पहली चीज ये, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास पॉसिबिलिटी है, चाहे इसको ऑप्शन है जिसकी वजह से ऑप्शन का नाम पड़ा इसका, चाहे इसको पूरा करें चाहे ना करें। और दूसरे ऑप्शन की 2 टाइप्स हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू कॉल, आज देखा हो गया ना मिक्स। कॉल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू बाय करेंसी, ऑप्शन टू बाय करेंसी। पुट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू सेल करेंसी। ठीक है, ये पक्का करना है। कल फिर यही से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।